हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे एजुकेशन में। आज हम लोग भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के भूगोल का भी हम एक बार परिचय देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ओके, बात करते हैं पहले प्रश्न से कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम। तो ध्यान में रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न क्या है? 10 डिग्री चैनल किनके मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल आपको मिलेगा लघु अंडमान और कार निकोबार। एक बार हम लोग अंडमान को समझ लेते हैं। देखो, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान में रखना। जितने भी फैक्ट बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। जैसे देखो, उत्तरी अंडमान यहाँ पास दिख रहा है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ओके, और ध्यान रखना उसके बाद निकोबार, लघु निकोबार। ओके, इस पिक से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पास दिया है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ओके, और यहाँ पर लिटिल अंडमान। और देखो, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जो अलग करने का काम करता है वो दक्कन दर्रा का है। एक चीज समझ गए। अब थोड़ा बहुत फैक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा म्यांमार वाले में, यहाँ पर आपको दिखेगा म्यांमार वाले में कोको द्वीप है, ठीक है। ये इसी को कोको स्टेट बोला जाता है। ओके, उत्तरी अंडमान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? उत्तरी अंडमान के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर में है। सबसे पहला चीज तो अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में डिवाइड किया गया, तो सबसे ये उत्तर में है। ओके, एक चीज ध्यान में रखना। उसके बाद अगर बात करें लैंड फॉल द्वीप, तो लैंड फॉल द्वीप आपको किस खाड़ी में दिखेगा, किस समुद्र में दिखेगा? तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। एक दूसरा फैक्ट हो गया। ओके, तीसरा फैक्ट देखते हैं कि जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान कौन सा? ये वाला। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान समूह का। ओके, और दक्षिणी अंडमान के बारे में बात करूं तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान की राजधानी है, स्थित है। और साथ ही आपको ध्यान में रखना है सेल्यूलर जेल, जहां काला पानी की सजा होती है ना, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। अच्छा, और जो सबसे बड़ा अंडमान द्वीप समूह है, जो किस प्रक्रिया से निर्माण हुआ है इसका, अंडमान निकोबार का? निमंजन प्रक्रिया। देखो, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ना भाई, याद रखना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ? सैडल पीक, ठीक। यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है बारह तंग द्वीप में क्या पाया जाता है भैया? पंख ज्वालामुखी। और याद रखना, 2 और ज्वालामुखी है। एक होता है नारकोंडम, जो उत्तरी अंडमान के पूर्व भाग में, और एक है मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, बैरन द्वीप। तो ये सुषुप्त अवस्था में है, और ये कौन? जागृत अवस्था में है। दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ, लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। तो निकोबार को भी 3-4 भागों में डिवाइड किया गया, तो मुख्यतः 3 भागों में, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो क्षेत्रफल के बिहाफ में सबसे बड़ा जो निकोबार है का जो क्षेत्रफल है वो ग्रेट निकोबार का है। और यहीं पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट के पास है। जबकि भारत का जो स्थलीय अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूं, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट 6 मिनट तक, ठीक है। यहाँ तक समझे? ओके, यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया था। जो मध्य अंडमान है ना, तो मध्य अंडमान में या लघु अंडमान में आपको क्या मिलेगा? लघु अंडमान में आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। एक माउंट हेरियट एक, और दूसरा ध्यान में रखना हेवलॉक। और एक चीज हमने अभी देखा ना कि माउंट थुलियर जो अंडमान निकोबार समूह का सबसे ऊंचा चोटी है, वो एक्चुअल में बृहद निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? बृहद निकोबार, मतलब ग्रेट निकोबार में। तो यहीं पर आपको मिलेगा माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई कितनी? 662 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिका और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिका और लक्षद्वीप को अलग करता है। और पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। आदम बीज आपको मिलेगा तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। यहीं पर पंबन द्वीप मिलेगा, जो इसी का हिस्सा है। और यहाँ रामेश्वर स्थित है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, कहाँ स्थित है? तो ये मिलेगा आपको निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कथन का विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरता है, तो बिल्कुल गलत है यार, ये 8 राज्यों से गुजरता है।
कमेंट सेक्शन में 8 राज्यों का नाम बताइएगा क्रम से। ओके, भारत और श्रीलंका के मध्य के बीच में भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये तो कथन गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है जबकि भारत ही स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पर। तो कथन एक और कारण मतलब दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि IST मतलब होता है भारतीय समय मानक रेखा, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर पहले मैं बता दूं, इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर बी। आपको पूरा मैं बता देता हूँ, एक काम करते हैं कर्क रेखा को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहला उत्तर प्रदेश, ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत, फिर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ CG, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ओडिशा, ओडिशा, फिर लास्ट में दिख जाएगा आपको आंध्रा। तो कुल मिला के 5 राज्य हो गए। जबकि अगर बात करूं कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा सबसे पहले आएगा राजस्थान में, सॉरी गुजरात में, गुजरात, फिर राजस्थान, ओके, फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश, बीचों बीच काटता है मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ CG, ओके, उसके बाद आ जाएगा ये झारखंड, उड़ीसा को टच नहीं करता ना, झारखंड, देन पश्चिम बंगाल PB, उसके बाद आ जाएगा क्या त्रिपुरा T, फिर आ जाएगा मिजोरम M। तो इस प्रकार से ये 8 राज्य हैं, तो दोनों को ध्यान रखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे देशों में अधिकतम संख्या को छूता है? तो इसका आंसर बेशक यार नो डाउट कि पश्चिम बंगाल ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअल में ना 3 राज्यों को छूता है, कौन कौन सा? बांग्लादेश, एक बांग्लादेश है, एक नेपाल है, एक भूटान है, नेपाल और ये भूटान, भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं कि उक्त कथन में जो सही कथन नहीं है उसको बताना है, तो नहीं को आपको विशेष पढ़ना है। सबसे लंबी तटीय सीमा जल जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। क्या ऐसा है? भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जो भू अवस्थित है, तो क्या ये ऐसा है? एक्चुअल में भू अवस्थित राज्यों की संख्या है 5, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से 5 राज्य हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश का है क्या? ये बिल्कुल गलत है, ये तो गुजरात का है, गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भू वैज्ञानिक काल के अनुसार सबसे पुराना जो युग है निम्नलिखित में से कौन सा है? पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर, उसके बाद इसका थोड़ा डिटेल करेंगे। पेलियोजोइक इसका आंसर आएगा, सबसे पुराना और सबसे नया नियोजोइक। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पुराने युग है और एक क्रम को आपको देखना है। सबसे पहले पेलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक, फिर नियोजोइक। तो याद रखना है प्रथम युग है, द्वितीय युग है, तृतीय युग है, चतुर्थ युग है। पेलियोजोइक को अलग देखो, एजोइक को भी अलग डिवाइड किया गया, तो एजोइक का बहुत पुराना, इसी कारण इसको मेंशन नहीं किया जाता, तो आंसर पेलियोजोइक लिया गया है। तो एजोजोइक में आएगा या एजोइक में आएगा आर्कियन और प्रीकैम्बियन। तो आर्कियन सबसे पुरानी चट्टान है, आपको पता है, जबकि प्रीकैम्बियन में धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्याचल शैल का निर्माण हुआ है। अब देखिए पैलियोजोइक को अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कैम्बियन, ओसोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पामियन। और मेसोजोइक को भी ट्रीसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, है ना, और ट्रियासिक, ध्यान में रखना, यहीं पर गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ, मेसोजोइक और पैलियोजोइक के मध्य में। ओके, उसके बाद सीनोजोइक, सीनोजोइक में हमारा निर्माण होता है हिमालय का। तो इसको भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है, एसोसिन, इयोसिन, ओलियोगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओलियोगोसिन में महान हिमालय का निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय, मायोसिन में मध्य, जबकि प्लायोसिन में शिवालिक हिमालय। और चतुर्थ युग को तो आपको जानते हैं, नियोजोइक, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। ओके, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह नवीनतम माना गया है? ठीक है, विंध्य, कडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। तो आपको इसका आंसर बता दो, गोंडवाना होगा। और सबसे पुराना क्या है भैया? आर्कियन, उसके बाद धारवाड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है कौन सा है? संगमरमर, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, नीस या ग्रेनाइट। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा जो अवसादी चट्टाने हैं ना, वो होता है चूना पत्थर। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देख लेते हैं। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, संगमरमर कायांतरित चट्टान है, ग्रेफाइट भी कायांतरित चट्टान है और नीस भी कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पाए जाने वाले जो अधिकांश कोयला का निक्षेप है ना, वो कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये गोंडवाना काल की चट्टान से या क्रम की चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में पाए जाने वाले जो अधिकांश लौह अयस्क के निक्षेप है, ये चट्टान है, किसके अंतर्गत होता है इसका निर्माण? ये धारवाड़ के अंतर्गत होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान में से एक है धारवाड़ क्रम की चट्टान।
अगला है, निम्नलिखित में जो कथन है सही कथन उसका चयन करना है। भारत में 10 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो बिल्कुल कथन गलत है यार, सिर्फ एक आता है, बहरन द्वीप। ज्वालामुखी का सर्वाधिक जो संख्या है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी गलत है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास है। तो ये दोनों कथन गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय की श्रेणी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? काराकोरम, जास्कर, शिवालिक या धौलाधार? तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, काराकोरम और जास्कर केवल 2 है और शिवालिक और धौलाधार नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं कि कंचनजंगा की चोटी है ना, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ स्थित है? ये स्थित मिलेगा आपको सिक्किम में, महान हिमालय के एक भाग के रूप में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। वन मुख्य रूप से हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन और समशीतोष्ण वन, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। लेकिन जो उष्णकटिबंधित कांटेदार वन है ये नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन का आपको विचार करना है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप के शीत से रक्षा करता है और साथ ही उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी धाराएं हैं, हवाएं हैं, उनसे सुरक्षित करता है, तो बिल्कुल कथन सत्य है। वे मानसूनी हवाओं को गर्म रोककर महाद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा हेतु विशेष करता है, मतलब उसको प्रेषित करता है। तो ये दोनों कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न दिया है कि लक्षद्वीप समूह के बारे में कुछ कथन दिया है, आपको विचार करना है। देखिए, वे प्रवाल निक्षेपों से बने, तो ये कथन तो सत्य है। वे तमिलनाडु के तट पर पाया जाता है, तो बिल्कुल ये कथन गलत है। केरल के आसपास के तट पर पाया जाता है, केरल, तो दूसरा गलत हो गया। तो जहां जहां 2 दिख रहा है आपको काट देना है। अगला 10 डिग्री चैनल इन द्वीपों से गुजरते हैं, तो ये भी गलत है। 10 डिग्री तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु के तट पर शुष्क ठीक रहने वाले जो निम्नलिखित कथन कारण है उसको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल के खाड़ी में आपस वर्षा होती है, जो समानांतर चले जाती है, मतलब वर्षा इसके कारण नहीं होती, सीधा चले जाती है ऐसे करके, तो ये तो सही है। दूसरा, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा की वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है, बिल्कुल, क्योंकि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा नहीं होता, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। तो ये दोनों कथन क्या होंगे? सत्य। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूमि के प्रति चक्रवात प्रवाह के कारण शीतकालीन मानसून में वर्षा की संभावनाएं कम होती है, तो ये तो सही है। ठीक है, भूमध्य सागर के आने वाले जो कमजोर समशीतोष्ण चक्रवात है वो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का कारण बनता है, ये भी सही है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न अगर जब भी आते हैं, मतलब मान लो 10 प्रश्न ऐसे आते हैं, तो मैक्सिमम 3 से 4 का आंसर दोनों ही होगा, दोनों कथन सत्य है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ये 3 से 4 क्वेश्चन ये 10 में से है, तो इस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। और ऐसे प्रश्न को सिर्फ ऐसे ही बनाया जा सकता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यदि कोई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है तो क्या होता है? देशांतर की लंबाई में कमी की प्रतीत होती। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, देशांतर के बीच की दूरी में कमी होती, बीच की दूरी में कमी नहीं होती और ऊंचाई में वृद्धि होती। मतलब 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है, तो दूसरा जहां जहां दिखे गलत कर दीजिएगा। ओके, फिर से वैसी प्रश्न आएगा, तो कुल मिला के इसका आंसर मैं सीधा सी को लेकर हूं, लेकिन देखते हैं कैसे। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट नीस से बना होता है, बिल्कुल, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत। पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व में कार्बी आंगलोक पठार के बीच में इसका विस्तार है। तो दोनों कथन सत्य होंगे भैया, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है जो बहुत यूनिक प्रश्न हो जाएगा आपके लिए कि सीरा बेसिन कहाँ पाया जाता है? तो सीरा बेसिन आपको मिलेगा, सीरा बेसिन मिलेगा आपको मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी। सीरा बेसिन के बारे में देख लो कि मिजोरम सीरा बेसिन कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मोलासीस के नाम से जाना जाता है। यह अति नरम और असंगठित जमाव है, मतलब ये अस्थिर है, हलचल करता रहता है, मतलब अस्थायी रूप से, इसको आप ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और मेघालय में 3 पठार पाए जाते हैं, मतलब 3 पहाड़ी पाई जाती है, गारो, खासी, जैंतिया। और खासी में आपको मिलेगा कौन? मासिम राम और मेघालय, सॉरी, मासिम राम और चेरापूंजी। अगला देखना है कि निम्नलिखित में से आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या दिया है कि भारत विश्व में सतही क्षेत्रफल का 20% कवर करता है, इससे अधिक कवर करता है। तो ये ऐसा है क्या? बिल्कुल ये कथन गलत है दोस्त। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार का जो डिग्री है लगभग 60 डिग्री है, नहीं 30 डिग्री के आसपास। तो इसका आंसर होगा क्या भैया? 1 और 3 गलत है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सत्य। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि
सुमेलित कर रहे हैं कि कौन सा तीनों में से, तीनों चारों में से सही है। देखो, शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु कोरोमंडल के तट पर होता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु में होता है जब शीतकाल में यहाँ प्रदेश में भारत में ठंडी पड़ती है तो वहाँ वर्षा होती है। ठीक। उष्णकटिबंधीय सामान्य जलवायु अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ये कथन तो सत्य नहीं है भैया। ओके, अगला देख लेते हैं। तो अगर आपको सिर्फ ये याद है ना कि नहीं पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में सामान्य जलवायु, तो जहां जहां दो दिख रहे हैं ना काट दो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दो कथन और है, देख लेते हैं। अर्ध शुष्क स्टेपी जो मैदानी जलवायु है वो उत्तर पश्चिम गुजरात में है, और ध्रुवीय समतुल्य जलवायु मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओके, निम्नलिखित में से जो राज्य दिए हैं और दर्रा दिया है उनको मिलाना है। जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है क्या? तो ये तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो ये कथन जहां बस एक दिख रहा है ना वो पूरा गलत। ओके, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में सही है, जेलेपला सिक्किम में ये भी सही, बाड़ा लाचला उत्तराखंड में क्या? नहीं भैया, ये मिलेगा अरुणाचल। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 सत्य है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी का मुख्य घटक है? ह्यूमस, जल, वायु, खनिज करते चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न दिया है, करेवा गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका मैं आपको बता दूं आंसर सीधा। ये स्थानीय किस्म के केसर कृषि के लिए उपयोगी होता है। तो केसर दिख गया ना तो करेवा से इसको कंपेयर करना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथन दिया है, तो कौन सा कथन सत्य है? ये वे उत्थानित तट रेखा का उदाहरण है। तो बिल्कुल जो पूर्वी जो तटीय मैदान है ना, उत्थानित तट रेखा का उदाहरण है। ये पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर नदियां विसर्पित करते हुए आगे बढ़ती है, ध्यान में रखना। उनके पास व्यापक महाद्वीपीय मग्न तट है जो उन्हें बंदरगाह विकास करने के लिए आदर्श बनाता है। तो ध्यान रखना, पूर्वी क्षेत्र में बंदरगाह कम है, ठीक, पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 सत्य है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय मानसून के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में आमतौर में गिरावट आती है। तो हाँ सही है। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर जो बनने वाली जो चक्रवाती दबाव है ना, वो वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करती है। तो हाँ, ये दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य। ओके, हमने 30 प्रश्न इंडियन जीएस का देखा। अब हम लोग भारत के जीएस के 20 प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका एक पहला सेट रहेगा, ठीक है, भारत और छत्तीसगढ़ के जीएस का, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जब सेट आएगा ना, तो बाकी के इसमें का 20 और छत्तीसगढ़ का 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें से बताना कि कौन सा कथन सत्य है। देखो, निम्नलिखित में सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। सोना खान की पहाड़ी का विकास, मतलब चट्टान का जो विकास हुआ है 1899 के आसपास, स्मिथ ने सोना खान संस्करण नाम दिया था। तो इसकी खोजकर्ता या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान किसने किया था? स्मिथ ने। तो ये कथन तो सही है। खनिज संसाधन की दृष्टि से धारवाड़ सेल समृद्ध है। हाँ, ये भी सही है। दक्कन ट्रैप में लाव ऐश, तो विधान में रखना धारवाड़ में मिलता है। तो जहां जहां 3 दिखा खत्म करो, ठीक। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। तो बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। निम्न कथन दिए हैं, फिर से विचार करना है कि लाफागढ़ और पौड़ी में निच चट्टान पाई जाती है। तो सही है। बैलाडीला की पहाड़ी पुरातन शैलों से निर्मित है। ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर है निम्न विंध्याचल से संबंधित है। ये भी सही है। दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण दरारी ज्वालामुखी के निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ। तो ये कथन सही है। तो चारों कथन क्या होगा भैया? 1, 2, 3, 4 सत्य है। देखो, एक प्रश्न में आपको कितना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो कैसे इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे यार? तो प्रश्न आएंगे, बस आपको ध्यान में रखना है कि कैसे प्रश्न को आप तैयार कर रहे हैं और कैसा आपका तैयारी है। ओके, खुरसेल घाटी क्यों प्रसिद्ध है? सागौन के लिए। तो सर्वोच्चतम किस्म की चट्टानें खुरसेल घाटी से प्राप्त होती है। कहाँ मिलेगा खुरसेल घाटी? नारायणपुर में। ओके, जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भागों में विस्तृत शैल समूह का नाम है आर्कियन। तो 2, ठीक। जीवाश्म शैल समूह है गोंडवाना 1। खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है धारवाड़ 4। और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शैल है कुड़प्पा या कड़प्पा। तो ये 3। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि लाल पीली मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6.8 से 8.8। मतलब ध्यान में रखना, ये क्षारीय और अम्लीय दोनों को बता रहे हैं। तो बता दो, लाल पीली मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय, ठीक। 6 लगभग 6 और 8 के बीच में है। तो ये कथन तो गलत हुआ। तो जहां जहां 1 दिख रहा है आप गलत कर देना। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या आएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेते हैं, डोरसा में मिट्टी अम्लीय होती है, बिल्कुल। काली मिट्टी का पीएच मान लगभग 3.2 से 5.5 के आसपास होता है, यह अम्लीय है। और लेटराइट मिट्टी का
निर्माण निक्षालन से होता है, ये कथन गलत है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 सही। एक्चुअल में ना यहाँ पास असत्य बताना था ना, इसको ध्यान में रखना। बार बार जैसे मेरे से भी गलती हो रहा है तो आपसे भी गलती होगा, तो ध्यान में रखना। लाल पीली मिट्टी का जो पीएच है ना, ये तो सही है, और ये जो लेटराइट मिट्टी का निर्माण है निक्षालन से हुआ था, ये भी सही है। तो ये जो देखो, डोरसा मिट्टी अम्लीय प्रकृति की नहीं होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और काली मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगभग 7.2 से 8.5 के आसपास होता है, जहाँ पर इसमें क्या लिखा है 3.2 से 5.5। तो दूसरा और तीसरा कथन गलत है और 1 4 सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव करना है। कई बार होता है ये मिस्टेक, यही मिस्टेक से आपको बचना है, इसी कारण आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न में विचार करते हैं कि कौन सा कथन सही है। देखिए, हसदेव नदी घाटी और जसपुर के पश्चिमी भाग उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। बिल्कुल, वर्षा क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में 4 भागों में डिवाइड किया गया है: अति, उच्च वर्षा, अत्यधिक वर्षा, मध्यम और निम्न वर्षा। ठीक, तो ये तो सही है। प्रदेश में शीत ऋतु में औसत तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये 20 से 35 नहीं है भैया, 15 से 20 के आसपास होता है। तो जब तक आप इसको डिटेल से नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये बनेगा नहीं। तो कुल मिला के इसका आंसर 2 गलत हो जाएगा। शीत ऋतु जसपुर क्षेत्र में औसत निम्न तापमान का क्षेत्र है, सही है। छत्तीसगढ़ का जो शीतकालीन वर्षा कुछ जगह में पश्चिमी गर्तों से होता है, तो ये भी सही है। तो 1 3 4 सही है और दूसरा गलत है। अच्छा, इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का विचार करना है। वनावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है, क्षेत्रफल में चौथा है। आर्थिक सर्वेक्षण, आरक्षित वनों का विस्तार दंतेवाड़ा में, ये भी सही है। और ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार और 2020 के अनुसार, मतलब दोनों में जो इजाफा हुआ है 19 से 20 में, वो 190 के आसपास हुआ है। तो ये कथन सही है। तो तीनों कथन क्या होगा भैया? सत्य होगा। एक्चुअल में तीनों कथन सत्य नहीं होगा, 1 2 और 3 सत्य होगा, जबकि इसका जो वृद्धि हुआ है ना क्षेत्रफल में, वो 190 या 89 नहीं हुआ है, लगभग 106 हुआ है। तो आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे नहीं, ध्यान में नहीं होगा, तो कैसे बनेगा? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सुमेलित कर लेना। देखो, अति सघन क्षेत्र, तो ये होता है लगभग 7068 है। ठीक, सघन क्षेत्र ये है 32,198। खुला क्षेत्र मिलेगा आपको 16,345 और झाड़ियाँ 615। तो अगर आप सघन को भी ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में रखना, सर्वाधिक क्षेत्र में फैला जो वन वृत्त है, वन क्षेत्रफल है, वो सघन है। फिर आ जाएगा कौन सा? सघन के बाद आएगा आपका, देखो सघन पहले नंबर पर आएगा, अगर ऐसे जमाने दे दिया तो आपको तो ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाएगा आपका खुला वन, सघन, फिर खुला वन, ओके, फिर अति सघन, फिर झाड़ियाँ। ये क्रम को भी ध्यान में रख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आपको जो संयंत्र मिलेगा सीमेंट का, हब कहाँ किसे कहा जाता है? रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या बलौदा बाजार? तो बलौदा बाजार, जहाँ पर कडप्पा क्रम की चट्टानें ज़्यादा है, जहाँ पर खदानें ज़्यादा है, तो मिलेगी वही सीमेंट हब। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सागौन वन लगभग 5,633 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो प्रदेश के लगभग 9.42% को कवर करता है। कथन बिल्कुल सही। उष्णकटिबंधीय शुष्क वर्षा जो पर्णपाती वन है लगभग 51% में है। हाँ, और जो शुष्क और आर्द्र कितने में? 47 समथिंग है, कुछ 61 या कुछ है ऐसी। तो ध्यान में रख, 41 या 46 के आसपास है। तो ये भी सही है। ओके, हर्बल स्टेट की घोषणा 2 जुलाई 2003 में हुआ था क्या? ठीक है, तो 2 जुलाई को हुआ था क्या? 2 जुलाई 2003 को? तो एक्चुअल में हुआ था ना 4 जुलाई 2001। ओके, और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधिक पादप बोर्ड की स्थापना 2001 में हुआ था। तो नहीं, ये हुआ था 2004 में। तो 3 और 4 गलत है, 3 और 4 गलत है। तो कुल मिला के हमने बहुत सारे प्रश्न देखे, लगभग 50 प्रश्न देख लिए हैं, लगभग 40 प्रश्न देख लिए हैं। अब नेक्स्ट इसकी वीडियो में बाकी जितने भी प्रश्न है ना, उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। उम्मीद है अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।